से जानकारी है कि पिछले लगभग 4 महीने ये कोरोना का पीरियड, कोविड जिसको कहना चाहिए 19, ये एक पीरियड ऐसा निकला है। इसमें बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ भी सामने आई, बहुत उसमें नई नई व्यवस्थाएं, नए नए प्रावधान ये सब करने पड़े, और जो सामान्य गतिविधियां थी वो प्राय रुक गई थी। सहज सहज उसमें सुधार होता चला गया है। पहले लॉकडाउन की व्यवस्था ये चली लगातार 31 मई तक। बाद में अनलॉक 1 ये पीरियड शुरू हुआ, अब अनलॉक पीरियड 2 ऐसा ही शुरू हुआ है। धीरे धीरे जो गति है वो सामान्य होती जा रही है, गतिविधियां सामान्य होती जा रही हैं। चाहे वो कामकाज के नाते से ऑफिस खुलने की बात है, उद्योग छोटे बड़े उनको अनुमति दी, उनके वर्कर्स वो काम करने लग गए हैं। जो औद्योगिक वर्कर प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ चले गए थे, उनमें से उनकी वापसी शुरू हो गई है। ऐसा मान के चलना चाहिए कि लगभग 85-90% काम ये अपनी पटरी पर आ चुका है। अगर हम उसका मूल्यांकन करें, प्रदेश का जो रेवेन्यू है उस नाते से यदि मूल्यांकन करते हैं तो हमारा एक्साइज का जो रेवेन्यू आता था वो प्राय क्योंकि उसी से माप सकते हैं कि कितनी गतिविधियाँ शुरू हो गई, वो प्राय पिछले वर्ष के बराबर आ चुका है। जीएसटी पिछले वर्ष के मुकाबले में थोड़ा कम है, वरना ये कह सकते हैं कि इस जुलाई के महीने में वो उसके बराबर आ जाएगा। पावर की कंजम्पशन ये ज़रूर अभी 80% जितनी पिछले वर्ष जून में हुई थी, तो इस जून में 80% पावर की कंजम्पशन हुई है। अगर हम उद्योग को देखें तो जून में 80% तक उद्योग चला, अब इस महीने में और आगे बढ़ने की उसकी गति बनेगी। तो जैसे रेवेन्यू के नाते से पिछले 3 महीने में, क्योंकि लगातार ये प्रश्न उठता रहा है कि 3 महीने की स्थिति ये बताई जाए जनता को। हालांकि मैंने अपने जो प्रेस वक्तव्य हैं उनमें सब में इस विषय को बहुत खोल करके रखा कि हमारी मार्च की स्थिति क्या रही, अप्रैल की स्थिति क्या रही, मई की स्थिति क्या रही। जून में ज़रूर नहीं बताया मैंने, लेकिन अब जून और जुलाई के भी आज हमने जो आंकड़े 30 जून तक के लिए हैं उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष 19-20 अप्रैल मई जून में कुल 16,309 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, और जो इस वर्ष के 3 महीने अप्रैल मई जून में 11,248 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। अर्थात अब 5,000 करोड़ रुपया इन 3 महीनों का रेवेन्यू डेफिसिट ये आया है, जबकि खर्चे पिछली बार की अपेक्षा 3,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हुए हैं। क्योंकि खर्चे तो कोई कम नहीं हुए। सरकारी खर्च, चाहे वो सैलरीज हैं, चाहे पेंशन्स हैं, चाहे रीपेमेंट है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे पावर की सब्सिडी है, प्रोक्योरमेंट है, ये सारी चीज़ें बराबर इन 4 महीनों में चलती रही हैं। जितना पिछला काम चल रहा था उसकी भी पेमेंट्स लगातार ठेकेदारों की, बाकी सब वो हमने मार्च की पहले पूरी कर दी थी। अब अप्रैल महीने की पेमेंट्स भी इस जून में और जुलाई में शुरू हो गई हैं। उनका सामान्यतः 1 महीने का लेट चलता है, लेकिन इस कोरोना के कारण से 1.5-2 महीने तक लेट चला था, वो भी अब जैसे स्थितियाँ ठीक होंगी वो पूरा हो जाएगा। तो इस सारे गैप को, चाहे वो रेवेन्यू कम आया और चाहे खर्चा ज़्यादा हुआ, उस रेवेन्यू गैप को हमने कुछ लोन लेकर के, कुछ वेज एंड मीन्स का जो हमको एक छूट मिली थी उसको ज़्यादा ले सकते हैं वो हमने लिया है, और कुछ जो डेट लेने की एक वर्ष भर की जो पद्धति होती है उसके अंदर थोड़ा सा हमने उसको ज़्यादा इसलिए लिया कि सारे काम सुचारू ढंग से चलते रहें। चाइना के सारे मामले में इनकी पोल पट्टी खुल गई है। इनके चंदे, चाइना तक की एजेंसियों के चंदे इनके घर में आते हैं, इनके पास आते हैं। सरकारी चंदे इन्होंने निकाल लिए वो तो एक अलग बात है। ऐसी पार्टी जो गर्त में डूबती चली जा रही है,
जिसके प्रति जनता का कोई विश्वास नहीं है, ऐसे नेतृत्व के पीछे लगे हुए हमारे ये राष्ट्रीय नेता, चाहे वो सुरजेवाला हो और चाहे उनके नेतृत्व को स्वीकार करके हमारे दूसरे हुड्डा साहब हो, ये वहां से प्रेरणा लेकर के जनता को क्या बताना चाहेंगे? जनता में इनका विश्वास खत्म हो चुका है। बातें कितनी बड़ी बड़ी करा लो। मैं तो उनको सुझाव देता हूं कि अगर इनको सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आगे काम करना है तो वहां से पल्लू छुड़ा लें और गंगा जल में अपना हाथ मुंह धो करके ना किसी नए सिस्टम में घुस जाए तो इनकी राजनीति सामाजिक चेतना जागृत हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा, वो उनकी मर्जी है। अगर वो गंगा जल से हाथ मुंह धो करके आएंगे फिर वो भी विचार करेंगे, हम भी विचार करेंगे। और फिर जिस प्रकार के दावे ये करने लग गए हैं, छोटे छोटे प्रयोग के समय दावे ये भी करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। जींद में बहुत बड़े दावे किए थे, राष्ट्रीय नेता धराशायी हो गए थे। आज भी ये दावे कर रहे हैं। कहाँ? बड़ौदा के लिए। एक नेता को तो वहां अकल ठिकाने लग गई है। अगर बड़ा कोई नेता यहां भी आके प्रयोग करना चाहता हो तो हमारा सामान्य कार्यकर्ता धूल चटाएगा। प्रयोग करना होकर के आके देख लो, फट उठा करके वो पिछले 10 साल के साथ जोड़ते हैं। अब ये ठीक है कि कई बार भोली वाली जनता समय पर जागती नहीं है। बड़ौदा विधानसभा के 4 गांव में अभी होके आया हूं मैं पीछे, जो बुरी हालत। अब वो ये भी कह सकते हैं कि बुरी हालत आपकी सरकार के कारण से हुई है। मेरा ये कहना है कि 16 साल का पूरा हिसाब लगाना पड़ेगा। 10 साल तो आप सरकार में थे, तब कुछ नहीं किया, और फिर अगले 6 साल भी, 5.5 साल वो आपका विधायक रहा है। विधायक की एक जिम्मेदारी होती है अपने इलाके में क्या काम कराऊं क्या नहीं कराऊं। मैंने तो जितनी घोषणाएं करके आया था, मैं उस इलाके में गया था, हर जगह गया हूँ, सारे में दौरा किया, जितनी घोषणाएं की थी सारी पूरी की है। आज वहाँ उन चीज़ों की कोई कमी नहीं जो हमने घोषणाएं की, लेकिन लगातार काम करने के लिए विधायक हमारे पास बाकी पार्टियों के आते हैं अपने अपने इलाके के काम लेकर के। लेकिन अब वो ठीक है, स्वर्गीय हो गए हैं, बड़ी बुजुर्ग आयु के, और कई बार वो विधायक रहे कांग्रेस के, इसलिए उनके बारे में कहता कुछ नहीं हूँ। लेकिन कभी उन्होंने आके ये नहीं कहा कि मेरे इलाके के 4 काम मुझे करवाने हैं। कभी उन्होंने 4 लिख के भी नहीं दिए। बहुत सज्जन पुरुष थे। उनकी सज्जनता का खामियाजा और कांग्रेस के राज का भी खामियाजा वो बड़ौदा की जनता को भुगतना पड़ा। और आज मैं ये भी कहूँगा कि बड़ौदा वाले ना समझें कि अब उनके पास विधायक नहीं है। कहीं दुर्भाग्य से ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वहाँ का विधायक फिर जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वही होता है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं हूँ वहाँ का विधायक। लगातार काम कराएंगे और ये भी कहेंगे कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप काम करा रहे हो। चुनाव तो आ ही रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता वहाँ चुनाव नहीं आएंगे। चुनाव आएंगे, निश्चित आएंगे, और काम भी वहाँ के लोगों के होंगे, चाहे वो फिर बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़कों का काम हो। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा नेता उनका जींद के अंदर, वो तो मजे चक्के चला गया, और इन्होंने कहा कि मेरे सामने आके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ लें। अब मैं इतना तो आखिर एक सिस्टम को, लोकतंत्र के सिस्टम को जानता हूँ कि एक व्यक्ति जो एक जगह से विधायक है उसको 2 जगह से विधायक बनने की आवश्यकता क्या हो? 2 जगह से, और मैं तो आज मुख्यमंत्री हूँ, क्या वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद मैं दोबारा डबल मुख्यमंत्री बन जाऊँगा क्या? डबल बनूंगा क्या? अगर इतना ही शौक इनको है तो मैं तो कहता हूँ एक लड़क इनकी भी निकल जाएगी, आ जाओ। हमारा सामान्य कार्यकर्ता इनको दूर चटाएगा, और वहीं का कार्यकर्ता, हम किसी को बाहर से इधर से उधर से घुमा करके नहीं लाते हैं। जो कार्यकर्ता जहाँ का होता प्राथमिकता में रहती वहीं। इन्होंने तो वहाँ कभी खड़ा ही नहीं होने दिया किसी व्यक्ति को। इन्होंने तो उस जमीन के से कोई जुड़ा हुआ नेता खड़ा होने ही नहीं दिया। ये जो हुड्डा साहब है ये भी वहाँ के थोड़े ही थे, उस विधानसभा के नहीं थे। श्री कृष्ण हुड्डा कौन? योगेश्वर वहीं का ना, योगेश्वर उसी विधानसभा का, भैंसवाल का। ये गलत है कि वो वहाँ का नहीं। इसलिए ये लोग तो थोपने का जो काम करते हैं वो इनका काम है।
और इनका तो यानी कुल मिलाकर किसी पर भरोसा ही नहीं जमता ना। पार्टी के अंदर इनकी ये हालत है कि किसी को आप आगे पनपने नहीं देते हैं। इनके यहाँ इनके जो पिछले अध्यक्ष थे, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे, क्या हालत रही। सारा 3 साल 4 साल जब तक रहे घुमा के रखा, कभी उसको यानी पिटाई तक हो गई, पुलिस तक केस बन गए। और वर्तमान अध्यक्ष राज्यसभा की सदस्य थी, क्या उनको दोबारा राज्यसभा सदस्य बना देते तो क्या आफत थी। मान सम्मान अनुसूचित जाति का बनता ना, लेकिन नहीं, वहाँ भी मैं बेटे को भेजूंगा, उसको उठा करके और एक साइड में कोने में कर दिया। तो मैं कहता हूँ सिवाय व्यक्तिवाद के, सिवाय वंशवाद के कोई चीज़ समझ ही नहीं आती।